नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। राजस्थान का सियासी मिजाज कुछ अलग है। जहां सत्ता में आना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है सत्ता बचाना, और उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल तीसरा मोर्चा खड़ा कर पाना। कितनी ही पार्टियां आई और गई, लेकिन तीसरा मोर्चा नहीं खड़ा कर पाई। वहीं अब बिहार चुनाव में 5 सीटें फतेह करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM उत्साह में है। अभी तो ओवैसी का फोकस बंगाल पर है, लेकिन उसके बाद निगाहें हिंदी भाषी राज्यों पर भी हैं। AIMIM मरुधरा की राजनीति में दस्तक देने की भी तैयारी में है। 15 जिलों की 33 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव है और कहीं कहीं तो मुस्लिम मतदाता निर्णायक तक साबित हो सकते हैं। ऐसे में AIMIM के नेता स्थानीय मुस्लिम नेताओं के संपर्क में हैं। वहीं AIMIM की संभावित एंट्री से सूबे की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने ओवैसी पर तंज कसा है और AIMIM को बीजेपी की बी टीम करार दिया है। वहीं बीजेपी भी अपनी रणनीति में बदलाव की तैयारी में है। ओवैसी की एंट्री सूबे की सियासत में है बवाल, लेकिन सियासी गलियारों में सुलग रहा है सवाल कि ओवैसी से किसे होगा नफा और किसका होगा नुकसान। तो दूर की है सोच या फिर सिर्फ सियासत? तो वैसे की एंट्री की क्या है असलियत? मरुधरा में वोट बैंक बन गई अकलियत, क्या सूबे में तीसरा मोर्चा बनेगा हकीकत? और सबसे बड़ा सवाल कि ओवैसी की एंट्री से किसका होगा नफा और किसका होगा नुकसान? बिग फाइट पे बहस आज इसी अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खां बुधवाली जी है, बहुत स्वागत है सर आपका। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष प्रदेश महामंत्री हमीद खान जी हमारे साथ हैं। हमीद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के सचिव अब्दुल लतीफ आर्को जी भी है, बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र शास्त्री जी भी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है देवेंद्र जी आपका। चलिए शुरुआत खानू खां बुधवाली जी आपसे ही करते हैं। अब जिस तरह से बिहार में 5 सीटें जीत कर आए AIMIM, अब नजर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर, लेकिन कहीं ना कहीं सुगबुगाहट और संपर्क की बातें जरूर कही जा रही हैं राजस्थान के मद्देनजर भी। आपको क्या लगता है, अगर ऐसा होता है तो किसे नफा और किसे नुकसान होगा? क्या कांग्रेस को इससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, प्रजातंत्र में किसी भी व्यक्ति को अपने प्रजा के बीच में जाने का अधिकार है जी। लेकिन ओवैसी साहब बगैर मुद्दे, बगैर इशू और कहीं ना कहीं किसी के सहयोग के इशारे पे ये कार्य करते हैं। अगर ये चुनाव लड़ भी लेते हैं तो राजस्थान उन अन्य प्रांतों की तरह नहीं है कि किसी छोटी पार्टियों की भावुकता में आकर के, या एक जिस तरह की माहौल जो एक मीडिया के थ्रू भाजपा जो बना रही है कि साहब उनके आने से अगर ओवैसी राजस्थान में आता है तो भाजपा के एक सेकंड पार्टी डी ग्रुप के नाम पे, मानिए जो सेकंड पार्टी के नाम पे, क्योंकि टोटल स्पॉन्सर्ड बाय तो ये भाजपा है, जो इस कहीं बिहार चुनाव लड़े चाहे कहीं पर भी चुनाव लड़े, ये ओवैसी जी का अपना पर्सनल एजेंडा है। अगर एजेंडे के साथ आज तक लड़े हैं तो क्या उन्होंने अपने ही राज्य में, अपने वहां तमाम सीटों पे क्या वो चुनाव लड़ते हैं? अगर स्वयं के ही राज्य में अगर तमाम सीटों पे चुनाव नहीं लड़ पाए और वहां पे वोट और परसेंटेज दोनों भाइयों के अलावा नहीं बढ़ा पाए, तो ये तो बड़ी दुख की बात है। ठीक है, कुछ इमोशनल होके कुछ लोग एक स्वीकार कर लेते हैं कि साहब ये ओवैसी के आने से ये हो जाएगा। इससे पहले कई छोटी पार्टियां, क्या बड़ी पार्टियां भी आई शासन में, भाजपा के साथ भागीदारी बनी, भाजपा ने उन्हीं को धक्का देके जनता दल या जनता पार्टी के साथ शेयरिंग की। आज उन्होंने कहीं भी ग्रामीण में भी स्वीकार्य नहीं मानती है और आज अकेली ये भाजपा इनके से अलग छोड़ करके। लेकिन अगर ओवैसी अगर राजस्थान में आता है तो कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी के मतदाता को ये पता है कि ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी के इशारे पर AIM चलती है, असदुद्दीन ओवैसी चलते, जबकि दोनों का तो कहीं से कोई मेल ही नहीं है जिस तरह से आमने सामने आते हैं? ये ऐसा क्यों लगता है कि ये बीटी? देखिए श्वेता जी, मेरी बात सुनिए। एक तो कुछ माफ करना, आप मेरी माफ करना, क्योंकि ये तमाम जो बनाया हुआ एक मीडिया का एक स्टैंड के साथ ये लोग मार्केट में लॉन्चिंग के रूप में आ रहा है। ये ओवैसी को राजस्थान के चूरू या बाड़मेर जिले के या भरतपुर या धौलपुर में या गंगानगर या बारा और किसी जिले में इस नाम से जानते जरूर, ये पार्लियामेंट मेंबर, इस नाम से ये कोई नहीं जानते कि इसका एजेंडा क्या है, ये करेगा क्या। उस व्यक्ति को जिसके दिशा और जो अपना टारगेट नहीं हो, उस व्यक्ति को क्या
आप अपनी खुद आप इस जिस मीडिया में काम कर रही हो, आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की एज पर गाइड अनुसार काम नहीं करोगे तो क्या आपको रख पाएंगे? जो आदमी अपने ये मान के चलो ना, हमें कोई एतराज नहीं, अगर ये आता है तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ये हजरत आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि क्या इन्होंने अपने राज्य में अपना वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ाया, तमाम सीटों पे क्या चुनाव लड़े, कितनी प्राप्ति हुई, अगर प्राप्ति हुई तो ये बता दे, हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए ये बात भी सहमत, चलिए ठीक है, आपकी बात भी सहमत, लेकिन ये तो समाज भी होता है ना जो अपने समाज के साथ जाता है, और ऐसे में अल्पसंख्यक जो कि एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक कांग्रेस के लिए है, और इसलिए भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि नुकसान साबित हो सकता है, शायद ये भी वजह लग रही हो। जी आप बात गलत, 3600 कौम की बात कर रहे हो, नहीं बिल्कुल आप कर रहे हैं सर, सुनिए, चलिए खानुखा बुधवाली जी आप कर रहे हैं, लेकिन वोट बैंक बहुत अहमियत रखता है, आप बोले, देखिए आप कहें या ना कहें सर, आप कहें, बिल्कुल ठीक है, आप कहें ना कहें सर, यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है सर, आप कहें, आप माने या ना माने, बिल्कुल ठीक है, आप 36 कौम की बात कर रहे हैं, आप 36 कौम की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, और हम चाहते भी कि 36 कौम की बात कर रहे हैं, ये चीज आए ना, लेकिन जब इलेक्शन होता है सर तो देखिए आप माने या ना माने, और आप कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, बीजेपी की भी बात कर रहे हैं, वोट बैंक की अहमियत हो जाते हैं सर, और इसलिए कभी तीसरा मोर्चा यहाँ बना नहीं, लेकिन इनकी अगर एंट्री होती है तो वो कितना फर्क पड़ता है। चलिए बीजेपी से हमीद खान जी भी हमारे साथ हैं। हमीद खान जी, अभी आपने सुना कि खानुखा बुधवाली जी का कहना क्या है, उनका कहना यही है कि ये बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं और कहीं ना कहीं ये बी टीम है, ये आज मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भी यही बात कही है। बिना प्रमाण के आरोप लगाना गलत है, ना तो इनके पास कोई प्रमाण है कि बीजेपी की बी टीम है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं, सबको साथ सबको विकास की बात करते हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं, बिहार में हारते खुद की गलती से आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। ओबीसी जी की बात करते हैं, ओबीसी जी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, पूरे देश में कहीं भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। इतनी बोगलाट इसलिए आ रही है कि जब इनकी नीचे से जमीन सरक रही है तो इनको लग रहा है कि हमारी जमीन पे कोई कब्जा करने नहीं आ जाए। क्यों लग रहा है आपको कि इनकी जमीन सरक रही है? सरकार भी प्रदेश में कांग्रेस की है और वो कह रहे हैं कि 36 कौम को साथ लेकर चलना, और इसलिए इनको वोट मिला। ठीक है, वोट बैंक कहा जा रहा है, मुस्लिम समाज के वोटों को लेकर उन पे राजनीति करने का काम ये करते हैं। आपने देखा भी ये जो महापौर के चुनाव हुए नगर निगम के, वहां पे एक जगह भी इन्होंने महापौर नहीं बनाया, इतनी तादाद में वहां मुस्लिम समाज के लोग जीत के आए। अब ये प्रमाण है आपके सामने, ये घबराए हुए हैं, ना तो उर्दू के बारे में जो इनकी सरकार के होते हुए दांडी यात्रा निकालनी पड़ रही है, तो ये कांग्रेस वाले मुसलमानों का शोषण पहले भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि हमारे वोट बैंक जरूर अल्पसंख्यक है जो कांग्रेस के साथ जाता है, लेकिन हम 36 कौम को लेकर चलते हैं, हम सभी को बराबरी में लेकर चलते हैं, और इसलिए शायद नहीं बनाया गया। वजह तो कुछ भी कही जा सकती है। ये अपना वोट बैंक समझते हैं मुस्लिम समाज को, लेकिन आज मुस्लिम समाज जागरूक हो चुका है। ओवैसी की जो आने की बात हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओवैसी जी का डर हमें नहीं है, क्योंकि हम तो सारे समाज को साथ लेकर चलते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी सबकी बात करते हैं। लेकिन इनको डर इसलिए लग रहा है कि इनका वोट बैंक खिसकने वाला है, क्योंकि अभी चुनाव में जब इन्होंने रिजल्ट देखा और अब जो माहौल यहाँ क्रिएट हो रहा है कि मुस्लिम समाज जागरूक हो चुका है, मुस्लिम समाज के जो हमारे यानी बीजेपी का कोई लेना देना, कोई लेना देना नहीं है चुनाव लड़ने का। सबको अधिकार है। बात कही जा रही है, आपको लगता है कि सब गलत है? बोखलाहट है इनकी। महेश जोशी जी ने जो बयान दिए उनकी बोखलाहट के कारण दिए। आज उनको लग रहा है कि हवा महल से अगर ओवैसी जी की पार्टी का कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा तो चुनाव हार जाएंगे, आदर्श नगर से लड़ेंगे तो चुनाव हार जाएंगे, किशन बोल से लड़ेंगे चुनाव हार जाएंगे। ऐसी काफी सीटें जहां से अगर ओवैसी जी चुनाव लड़ाएंगे तो इनकी सीट जाने का इनको खतरा है। चलिए अब्दुल लतीफ फारको जी, अभी आपने सुना, दोनों को सुना है, कहना क्या था, ठीक है सर, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के हो, लेकिन अगर एआईएमएम की एंट्री होती तो आपको क्या लगता है किससे नफा नुकसान? और अगर खास तौर से बात की जाए मुस्लिम समाज की, कि कोई कहता है कि शोषण लगातार होता आ रहा है, जबकि कांग्रेस के लिए मजबूत वोट बैंक रहा है, और मुस्लिम्स भी भरोसा करते हैं, यही वजह की ज्यादा टिकट्स उनको मिलती है, उनकी आवाज को कांग्रेस बुलंद करती है, और ऐसे में एआईएमआईएम की एंट्री क्या आपको लगता है कि राजस्थान में सफल रहेगी अगर होती है तो, जैसे कि तैयारी की बात कही जा रही है? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर ओवैसी साहब राजस्थान में आते हैं तो इस वक्त जो मुसलमानों के साथ रूलिंग पार्टी नाइंसाफी कर रही है, इससे काफ़ी बड़ा नुकसान इसको उठाना पड़ सकता है। रूलिंग पार्टी, आप राज्य की ही बात कर रहे हैं? राज्य की बात कर रहे हैं। कैसे नुकसान ऐसे नुकसान उठाना पड़ सकता है कि देखिए, ये वोट तो हमसे ले लेते हैं और वादे भी बड़े बड़े करते हैं, और फिर हमें देते कुछ नहीं है, लेते ही लेते हैं, देते कुछ नहीं है। आप देखिए 2 साल हो गए, सारे बोर्ड अभी तक कोई बोर्ड नहीं बनाए, हज कमेटी खाली, उर्दू एकेडमी खाली, मदरसा बोर्ड खाली, मदरसा पैरा टीचरों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी, उर्दू का मैटर एज इट इज,
उसके लिए दांडी यात्रा तक निकाली जा रही है। महापौर का मामला आया तो साहब गुजरों को राजी करना था, मुसलमान चाहे रोएं, और गुजर बना दिया और मुसलमानों को जो आउट कर दिया, जबकि 30 हमारे पार्षद थे। तो ये सारी चीज़ें, एक खास बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए जैसे हमारी उम्र के जो लोग हैं वो आज भी यही कहते हैं, मैं कांग्रेसी, मेरा बाप कांग्रेसी, मेरा खून कांग्रेसी। लेकिन नौजवान क्या कहता है कि अब कांग्रेस हमसे वोट जब लेगी जब हमें देगी, नहीं देगी तो वोट भी नहीं मिलेगा। इसलिए घबराहट कांग्रेस में होनी चाहिए, नहीं हुई तो होनी चाहिए। हो सकता है कि जो ये कांग्रेस में टिकट लेते वक्त ये देखते थे कि कहाँ मुस्लिम वोट ज़्यादा हैं, वहाँ से उनको टिकट मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है, अभी आपने जो बात कही कि बिल्कुल मतलब पूर्वज भी कांग्रेस के साथ रहे हैं और जो पीढ़ियां हैं वो कांग्रेस के साथ ही रही हैं, लेकिन उन्हें मिला कुछ नहीं, ये आपने भी कहा। लेकिन ईमानदारी किसके प्रति ज्यादा रहेगी, समाज के प्रति ज्यादा रहेगी या फिर कांग्रेस के प्रति ज्यादा रहेगी? अगर कोई दूसरा, जिस तरह से AIMIM की बात हम कर भी रहे हैं, क्या उम्मीदें बढ़ जाती हैं या लगेगा कि बदलाव की जरूरत है? अब बात जो हमारे बुजुर्ग हैं उनमें इतना बड़ा बदलाव आ गया है कि उन्होंने अपने नौजवान बच्चों को इस काबिल किया, भैया तुम पढ़ लिख लिए, तुम अच्छा बुरा तुम खुद समझो, तुम फैसला करो। हमें तो पूरी उम्र हमने गुजार दी कांग्रेस के वोट बैंक बनकर। कांग्रेस जब चाहती है हमसे अपना वोट ले लेती है, तुम्हें ये देंगे, तुम्हें वो देंगे। आप देखिए ये परसेंटेज, कम से कम इंसाफ ये तो होना चाहिए कि जितनी परसेंट में राजस्थान के अंदर मुसलमान हैं उस हिसाब से उनके मंत्री होने चाहिए। आप ने जो बातें कही इसका जवाब खानू जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले देवेंद्र शास्त्री जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। देवेंद्र शास्त्री जी, प्रदेश की बात करें, राजस्थान में कभी भी तीसरा मोर्चा टिका नहीं है, जितनी बार भी कोशिश की गई है सफलता कभी मिली नहीं है। अब अगर AIMIM की एंट्री है या फिर उनके हौसले बुलंद हो सकते हैं, बिहार में जीत और एक करके जिस तरह से शुरुआत ऐसे ही होती है, पश्चिम बंगाल अभी उनका टारगेट है, इसके बाद हम नॉर्थ की भी बात करें, नॉर्थ के राज्य में राजस्थान भी आ जाता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या आपको लगता है कि वोट बैंक यहां पर कांग्रेस का ही कटेगा? क्योंकि अहमियत रखता है, भले ही कोई भी सरकार हो, कांग्रेस बीजेपी, हम सवाल ये नहीं उठा रहे कि किसी एक रिलीजन या एक कास्ट के लिए है। जब सरकार बन जाती है तो वो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करती है, कांग्रेस भी ये कर रही है, बीजेपी भी ये करती है। जिस तरह से खानू जी ने भी कहा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन नुकसान किसे होगा? क्या वाकई में आपको लगता है कि तीसरा मोर्चा कभी जो अब तक स्टैंड नहीं किया और अगर अभी कोशिश की जाएगी तो हालात ऐसे बन सकते हैं, स्टैंड कर जाए? देखिए श्वेता जी, कि धर्म के आधार पर जो पार्टियां खड़ी होती हैं, बहुसंख्यक अगर आपका वोट बैंक है तो ठीक है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी एक धर्म के आधार पे अपनी राजनीति कर रही है और वो एक तरह से देश की राजनीति पर अपने ढंग से इसको चला रही है। लेकिन मुसलमानों के लिए ये बड़ा मुश्किल है राजस्थान जैसे स्टेट में तीसरा मोर्चा बनाना। हाँ, मुसलमान ये कर सकते हैं कि जो कांग्रेस है या दूसरी जो विपक्ष की पार्टी है उसके वोट बैंक को इधर उधर कर सकते हैं, और यही बिहार में भी हुआ। इससे ज़्यादा बड़ा मुझे नहीं लग रहा है कि ओवैसी जी राजस्थान में कोई बहुत क्रांति ला सकते हैं, क्योंकि ये धर्म के आधार पे इस तरह से कभी मोर्चे बनते नहीं हैं और कभी सत्ता परिवर्तन होती नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ओवैसी जी आते हैं। आप सोचिए, क्या राजस्थान में मुस्लिम नेता नहीं है? ओवैसी जी ने ऐसा क्या किया है, ऐसा क्या कमाल कर दिया है कि ओवैसी जी आएंगे और वो तीसरा मोर्चा यहाँ मुसलमानों का बनाएंगे? दुर्भाग्य की बात यह है कि जो अभी हमारे साथी वक्ता बोल रहे हैं कि मुसलमानों के साथ वोट बैंक की तरह से ट्रीट किया गया, ये सच है। और इनको जो एक ड्यू बनता था इनका, वो नहीं मिला। आज देखेंगे आप कि मुसलमानों की जो शिक्षा का स्तर है, आर्थिक स्तर है, वो आप देख लीजिए, वो हमारी SC ST से नीचे है। तो ऐसे हालात में एक ओवैसी जैसा कट्टर इस्लामिक उसूलों के आधार पे जो आवाज़ दे रहा है उसको सुनने लगता है, क्योंकि इधर हिंदुओं को भी एक कट्टरता के साथ कॉल किया जा रहा है। उम्मीदें बंध गई हैं, उनसे उम्मीदें बंध गई। महज एक ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और RSS का एक ग्राउंड पर
जो एक मुहिम है कि धर्म के आधार पर बांट करके आप देश पर रूल कर सकते हैं, वो उसमें सफल है। ओवैसी जैसे तो टूल मात्र हैं। ओवैसी जी कोई, मुझे नहीं लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अंडरस्टैंडिंग के तहत आ रहे हैं, लेकिन उनको ये बेनिफिट मिल रहा है कि कोई कट्टरपंथी तरीके से मुसलमानों का आवाज दे रहा है और मुसलमान उसकी आवाज सुन रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है देश के लिए कि धर्म के आधार पर इस तरह का डिवीजन हो रहा है ग्राउंड पे। आप बिहार में देख रहे हैं, आप राजस्थान में उसकी सुगाट देख रहे हैं। मुसलमानों का कोई जेन्युइन लीडर जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से उभर के सामने नहीं आ रहा है। ओवैसी जैसे लोग जो है ये हो सकता है कि कुछ सालों के लिए राजस्थान में भी उथल पुथल कर दें। कोशिश तो करेंगे, आने वाले चुनाव में कह सकते हैं कि कोशिश तो कर सकते हैं। खानुखा बुधवाली जी, सर अभी आपने सुना अब्दुल लतीफ आर्को जी ने क्या कहा, ऐसी क्या वजह है कि मुसलमान कांग्रेस के साथ होने के बाद भी वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, उन्हें ऐसे महसूस होता है कि जो उनका हक है वो उन्हें मिला नहीं है। पद की बात भी की जा रही है, आप भी वक्फ बोर्ड चेयरमैन हैं खानुखा जी, क्यों ऐसा इन्हें लगता है? देखिए श्वेता जी, मेरे साथी दोनों ही भाजपा और ये आर्को साहब दोनों फरमा रहे हैं। आप भाजपा वालों को सोचना चाहिए, पूरे बिहार में चुनाव लड़के आए, एक सीट दी। यूपी में चुनाव लड़के आए, क्या आपने एक सीट दी? क्या राजस्थान में मजबूरी थी? 3 या 4 जगह जो भाजपा ने जो इसकी सीट दी है पार्षद की, वो इनकी मजबूरी थी। वहां कैंडिडेट दूसरी बिरादरी के नहीं मिल रहे थे इनको। लेकिन ये जिस तरह की बात करते हैं, सिर्फ इनका तो ये झूठ बोलना, मेरे साथी को खुद को नॉलेज नहीं होगा कि किस तरह से हालात बनते हैं। लेकिन आर्को साहब जिस तरह की बात करें, राजस्थान के अकलियत की बात नहीं है, यहाँ 36 कौम की। यहाँ AMI के ओवैसी साहब के आने से ना तो मुसलमान बढ़ता ना हिंदू। कट्टर विचारधारा के लोग, चाहे भाजपा के जो विचारधारा एक एजेंडे के साथ पार्टी जो काम करती है, चाहे ओवैसी आते हैं, इससे आम आवाम को फर्क। जनता दल आई चली गई, जनता पार्टी आई चली गई, बसपा आई चली गई, समाजवादी पार्टी आई चली गई। अगर ओवैसी 1% पे अगर चुनाव लड़ता तो कांग्रेस पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी में कभी अकलियत के लोग हो चाहे दूसरे बिरादरी के लोग हो, कभी पार्टी के लोगों ने ठगा महसूस नहीं किया। इन्होंने जिस इंसान को मिलना चाहिए, इनको खुद को पूछना चाहिए कि क्या इन्होंने जब मदरसा बोर्ड के मेंबर रहे, क्या इन्होंने कार्य नहीं किया? मदरसा बोर्ड, अशोक गहलोत जी जो राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री थे, इन्होंने जितना जिस तरह का जैसे कार्य चाहा पिछली गवर्नमेंट में, जो जिन लोगों ने जो कार्य चाहा, चाहे RPC चेयरमैन की बात हो, चाहे विधायक बनाने की बात हो, चाहे मंत्री बनाने की बात हो, ये तो भाजपा वाले को पूछना चाहिए कि जिस उर्दू की ये जो बात करें, दांडी यात्रा की बात करें, सारी जो बात हम कर रहे हैं, लेकिन देवनानी जी ने जो 32 उर्दू मीडियम के स्कूलों को बंद करने का काम किया, नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने किया। राजेंद्र राठौड़ जो आज वकालत की बात कर रहे हैं, खुद ने चूरू जिले में लिख के दिया कि यहाँ उर्दू के स्कूल बंद होनी चाहिए। बात ओवैसी की नहीं है, बात यहाँ कुछ और है, कहने की कथनी की बात कुछ और है। ओवैसी के आने से अकलियत के लोगों में, मैं फिर कह रहा हूं मैं, और सम्मानीय जो पत्रकार साथी ने बहुत शानदार कहा कि कट्टरवाद विचारधारा के आम आदमी 95% जो राजस्थान का व्यक्ति पे ना भाजपा का फर्क पड़ता है ना कांग्रेस के इस ओवैसी का फर्क पड़ेगा। ये कांग्रेस विचारधारा को, कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस का राज रहेगा ना। कांग्रेस से लोग दूर गए हैं, कुछ व्यक्तियों के अपने स्वार्थ के कारण से व्यक्ति दूर जा सकता है, लेकिन कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति पहले भी कांग्रेस को मानता था। हर मजहब का आदमी, हम 36 बिरादरी की बात कर रहे हैं, हम किसी हिंदू मुस्लिम की सिख ईसाई की बात, जो अकलियत के लोग हो चाहे तमाम व्यापारी, हर धर्म का व्यक्ति इस कांग्रेस का पार्ट है। भाजपा की और ओवैसी की तरह हम कट्टरवाद की बात नहीं करते हैं। ठीक है। हमीद खान जी, साफ साफ शब्दों में तो खानुखा बुधवाली जी ने कह दिया कि जो जिसके साथ जाता है वो उसी के साथ ही रहता है और किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बार बार आप लोग ये कह रहे हैं कि इनकी जमीन खिसक रही है, ओवैसी आ जाएंगे तो इनका वोट बैंक कट जाएगा। ऐसा क्यों लगता है जब सबको साथ लेकर चलना है और कोई सिर्फ एक, हाँ होता जरूर है कि किसी न किसी का एकदम तय होता है कि कांग्रेस के साथ ही हमें जाना है, कैंडिडेट कोई भी हो, टिकट किसी को भी मिले, वो पार्टी के प्रति लगाव, प्रेम और ईमानदारी होती है, और ऐसे बीजेपी में भी होता है। तीसरा विकल्प यहाँ तैयार होता है। तीसरा विकल्प यहाँ चुनाव लड़ता है। आपने देखा 6 विधायक हाथी से जीत के आए थे, उनका पूरा विलय इन्होंने कर दिया। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं खानुखा जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर 70 सालों से हमारे लोग वोट देते आ रहे हैं। अपना अधिकार जब मांगते हैं तो इनको लगता है कि कोई
उनसे गुनाह कर दिया उनके लिए। लेकिन आप लोगों ने भी तो कुछ ज्यादा किया नहीं है। अगर इस अल्पसंख्यक समुदाय की बात ही कर आज दी जाए आप तो जिस टिकट भी नहीं देते टिकट हैं, दिए, उतना भरोसा इस बार दिया, इस बार रणनीति में बदलाव जरूर नजर आया। रणनीति में हमने बदलाव किया। हाँ। देश के प्रधानमंत्री जी जो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, उनके पच्चीनों पे हम चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक, हमने सोचा कि भाई इस बार चुनाव लड़ना चाहिए। ठीक है, वक्त हमारे क्योंकि लोगों ने खत्म हो रहा चुनाव है। लड़ाया। अब्दुल लतीफ फारूकी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इसी पर प्रतिक्रिया। मेरा ये कहना है कि पहली चीज़ तो ये बीजेपी वाले जो हैं ये सिर्फ कहते हैं कि ये दिया, ये तो इनकी मजबूरी थी, देते नहीं है ये भी मुसलमानों के साथ वही करते हैं कि जो इन्हें नहीं करना चाहिए। हमने तो पहल की है साहब। इसके अलावा मैं खानू खान जी को ये बात कहना चाहता हूँ कि आप मुसलमान होने के नाते आपको ये जगह मिली है, आप इस पद पर पहुँचे हैं, लेकिन आप पार्टी को अंधेरे में ना रखें। आप पार्टी को बता दें कि पार्टी जो है इंसाफ नहीं कर रही है। अगर पार्टी इंसाफ नहीं कर रही है तो कल पार्टी का क्या दशा बनने वाली है। अगर आप इस कुर्सी पर बैठ करके ये पार्टी को नहीं बताएंगे तो ये आप पार्टी के साथ इंसाफ कर रहे हैं, समझे कि नहीं? आपको ये चाहिए, ये बताना चाहिए। और जहां तक बीजेपी की मीटिंग की बात कर रहे हैं आप, जब ओवैसी के एमएलए ने नहीं, बिल्कुल भारत माता का नाम लिया तब उन्होंने ये कह दिया हिंदुस्तान बोलो। क्यों? बीजेपी के एमएलए ने कहा आप हिंदुस्तान की शपथ लो, भारत की नहीं। तो ये इसका बीजेपी मतलब ने क्या कहा, है? कांग्रेस ने कहा, बीजेपी की अगर वो बी टीम थी, बीजेपी की अगर बी टीम है तो उन्होंने ऐसा एतराज क्यों किया? ये आप मुसलमानों को गुमराह मत करो। चलिए, बीजेपी की बी ठीक है टीम सर, क्योंकि वक्त हर खत्म हो आदमी चुका आता है, है, वक्त खत्म हो वो चुका है। आकर के अपनी बहुत बात कहता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, राजस्थान में सुगबुगाहट तो तेज हो चुकी है कि ओवैसी की एंट्री यहाँ पर हो सकती है, तैयारी हो रही है, संपर्क में है। लेकिन एक बात तो तय है कि सरकार कोई भी आए, सबका अपना वोट बैंक होता है, लेकिन वोट बैंक होने के बावजूद भी सरकार जब बनती है तो वो 36 कौम को साथ में लेकर चलने की कोशिश करती है। और इस बार भी ये उम्मीद और यही भरोसा है कांग्रेस का कि वो कह रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता ओवैसी के आने से, और बीजेपी का कहना यह है कि जमीन कांग्रेस की खिसक रही है, इसलिए उन्हें डर लग रहा है। हालांकि आने वाला वक्त ही बताएगा कि ओवैसी की एंट्री राजस्थान में होती है या नहीं, क्योंकि तीसरा मोर्चा कभी यहां पर बन नहीं पाया है। क्या ये ऐसे ही जारी रहेगा या फिर इसमें बदलाव आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है? चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।